दोस्तों, मेरा नाम अमर है और मैं आर्मी के लिए काफ़ी सालों से तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी दौरान मेरी ज़िंदगी ने मुझे क़यामत के एक ऐसे बवंडर से रूबरू करवाया जिसे सहन कर पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ग्राउंड में दौड़ने के लिए मैं एक ऐसा अकेला शख्स नहीं था जो रनिंग के लिए जाना जाता था, बल्कि मेरे साथ कुछ और भी बंदे थे, जिसमें राहुल अजीत मेरे खास दोस्त हुआ करते थे। यहाँ तक कि जब मैं सुबह लेट उठता था तो राहुल मेरे घर तक पहुँच जाता था। उसका एक ही मकसद था कि वो मुझे रनिंग के लिए अपने साथ लेकर जाए और फिर हम दोनों आराम से घूमते घूमते ग्राउंड तक पहुंच जाते। लेकिन दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में नए नए मोड़ जन्म ले ही लेते हैं। एक दिन जिसने ग्राउंड के प्रति मेरे अंदर घृणा को भर दिया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि उस वक्त मैं देर रात सोया था और मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा और राहुल मुझे तंग करने के लिए अवश्य मेरे घर पहुंच जाएगा। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उसी वक्त मैं एकदम गहरी नींद में सो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन जब मेरे घर की डोरबेल बजे तो मैं आधी नींद में उठता हुआ दरवाजे के पास पहुंच गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद सुबह हो गई है और राहुल मेरे घर पहुंच चुका है। मैंने अपने घर का दरवाजा खोला और बिना उसका चेहरा देखे वापस अपने बेड की तरफ मुड़ गया, क्योंकि मुझे बहुत जोर की नींद आ रही थी। इसी बीच ना ही तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी और ना ही दूर दूर तक किसी के कदम पटकने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि राहुल अभी घर के बाहर होगा। लेकिन फिर जब मैं बेड पर लेटा तो अचानक से मेरी आंखें बंद हो गई, या फिर यूं कहें कि आधी नींद ने पूरे तरीके से मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया और मैं एक बार फिर नींद का शिकार हो गया। जोर की नींद आने की वजह से एक बार फिर घर की डोरबेल बजी। इस बार पापा ने दरवाजा खोला और फिर अचानक ही किसी ने मेरे शरीर से कंबल उतारकर नीचे फेंक दिया और उस कंबल को उतारने के साथ ही मेरी नज़रें राहुल पर टिक गईं। मैंने देखा कि राहुल मेरे सामने खड़ा हुआ था और मुझे उठने को बोल रहा था। लिहाजा मैं भी अपने बिस्तर से उठ गया और उस वक्त नींद मुझे इतनी जोर की सता रही थी कि मैं अपनी पूरी कोशिश लगाने के बावजूद भी अपने कदम को हिला नहीं पा रहा था। इस बीच राहुल अपनी घिनौनी हरकत दिखाते हुए मेरे मुंह के ऊपर पानी फेंक दिया और उसी वक्त मैं जोर से उछल पड़ा। फिर मैं फ्रेश हुआ और फ्रेश होने के बाद जब मैं वापस बाथरूम से बाहर आया तो मैंने राहुल को बताया कि थोड़ी समय पहले ही किसी ने घर का डोरबेल बजाया था और मैंने उठकर दरवाजे भी खोला था। लेकिन बाद में मेरी आंखें फिर से बंद हो गईं, जिस पर राहुल हंसते हुए बोला, अबे आलसी, जरूर तो कोई सपना देख रहा होगा, क्योंकि आधी रात को तो तेरे घर में आने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि तुम लोग बसे ही कुछ ऐसी जगह पर हो। दोस्तों, हमारा घर एक शमशान घाट के बेहद करीब पड़ता है, जिस कारण मेरा दोस्त राहुल हंसी मजाक कर रहा था। हम दोनों तुरंत अपने घर से निकल पड़े और ग्राउंड की तरफ चलने लगे। मेरे घर से निकलने के बाद बीच में आने वाला रास्ता बड़ा ही सुनसान था। अगल बगल में घनी झाड़ियां दिखाई पड़ रही थी और ऊपर से सन्नाटा भी अच्छे रूप से पसरा हुआ था। हम दोनों दोस्त इधर उधर की बातें करते हुए अभी आगे ही बढ़ रहे थे कि मेरा एक दोस्त बोल पड़ा, यार तुझे नहीं लगता तुम्हारे घर तक जाने वाला रास्ता थोड़ा अजीब है? अभी मैं उसकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन मैं इतना समझ चुका था कि ज़रूर उसने किसी ऐसी चीज़ को फील किया है जो उसे कुछ अजीब एहसास कराती होगी। और बाद में हम ग्राउंड तक पहुंच गए। ग्राउंड में पहुंचने के बाद हम अपने सभी दोस्तों से मिलकर रनिंग के लिए चल दिए। उस दिन तो हमारे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मैं अपनी संपूर्ण रनिंग के बाद वापस अपने घर लौट गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अनहोनी घटने वाली होती है तब हमें किसी भी बात का अंदाजा नहीं होता। मैं अपने पैरों से वापस घर पहुंच चुका था, लेकिन अब मुझे थोड़ी थोड़ी बेचैनी हो रही थी। तकरीबन 2 दिन पहले की बात है ये, जब सुबह सुबह मैं राहुल के बिना अकेला ही ग्राउंड की तरफ निकल रहा था। तब मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। रास्ते में चलते समय एक खेजड़ी के पास मुझे सनसनी की आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ को सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। फिर उस दिन के बाद मेरे साथ कुछ अजीब हादसे हो रहे थे। कभी मुझे किसी चीज़ की अजीब सी आवाज़ सुनाई देती तो कभी मेरे दोस्त को मेरे अंदर से एक बदबू सूंघने को मिलती। इन दिनों सब कुछ अजीब सा चल रहा था। मेरे साथ भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा एहसास होने लगा। मैं कुछ भी समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम था। लेकिन फिर जो हुआ उसके बाद मेरी ज़िंदगी ने खुद के जीने के नज़रिए को बदल दिया। एक बार फिर रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास मैं अपने कमरे में लगी खिड़की वाले बिस्तर के पास लेट गया। एक बार फिर मुझे उस खिड़की के अंदर से
एक अजीब सी आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी अजीब थी कि मेरे हाथ और पैर कुछ पलों के लिए थरथराने लगे थे। उस समय मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस खिड़की की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लूं, जिस कारण मैं अपनी कंबल से चिपकता हुआ चुपचाप बेड पर सोता रहा। फिर थोड़ी देर बीती होगी कि एक बार फिर उसी सनसनी वाली आवाज़ ने मेरे कान में बसेरा जमा लिया। इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था, जिस कारण मैंने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि मैं बोल ही नहीं पा रहा था। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाली आवाज़ कमरे से बाहर ही नहीं जा रही थी। और इसी दौरान डर के मारे कब मेरी आंख लग गई मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने अपने फ़ोन में अलार्म लगा दिया था ताकि मैं सुबह जल्दी उठकर ग्राउंड में पहुंच सकूं। फिर एक बार फिर मेरे घर पर किसी की दस्तक हुई और इस समय क्या टाइम हो रहा था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फ़ोन की बैटरी अब लो होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया था। मुझे लगा शायद राहुल ही होगा जो मुझे जगाने के लिए घर तक पहुंचा है। तभी मैं अपने बिस्तर से उठ गया और तो और इस वक्त मुझे अपने शरीर पर बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई। मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा कि ऊपर की टंकी का पानी पूरे तरीके से खाली हो चुका था, जिस कारण मैंने खुले में जाने का अब फैसला किया, जिसमें मुझे बड़ा ही मजा आता था। मैंने राहुल की तरफ देखा तो आज उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकला। शायद वो आधी नींद में था या फिर आज उसका मूड खराब हो गया। मैंने यही सोचकर इस बात को टाल दिया और अपने हाथ में एक लोटा लेकर बाहर खुले में शौच करने के लिए चल पड़ा, क्योंकि हमारा खेत एक ऐसी जगह पर था जहां अगल बगल में एक वीरान इलाका था। बड़े बड़े छायादार पेड़ पौधे होने के साथ साथ कुछ झाड़ियां भी पाई जाती थी और साथ ही पेड़ पौधों का एक बड़ा सा झुंड भी वहां पर बना हुआ था। उस वीरान इलाके से गुजरते समय कभी कभार तो मेरी भी रूह कांप उठती थी, क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा नहीं था कि इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इतना अनुभव कर सकूं जितना कि मेरे घर वालों को था। राहुल मेरा हाथ पकड़ते बोला, मेरे पीछे चलो। इस वक्त मुझे राहुल का हाथ इतना ज़्यादा ठंडा महसूस हुआ कि उस गर्मी के मौसम में भी मेरी कपकपी छूट गई। मैं राहुल से बोल पड़ा, अरे भाई तू ठीक है ना, तेरा हाथ इतना ठंडा क्यों है? जिस पर राहुल एक हल्की सी आवाज़ देते बोला, हाँ ठीक है, मेरे पीछे आओ, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बिना कुछ सोचे समझे राहुल के पीछे पीछे चल पड़ा और इस वक्त मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा था, जिस वजह से सबसे पहले मैं कांटेदार झाड़ियों के पीछे फ्रेश होने चल दिया। राहुल अभी भी किसी बेसुध इंसान की भांति आगे चलता हुआ जा रहा था। आज राहुल की हरकतें मुझे इतनी ज़्यादा खराब लग रही थी कि मैंने इसे इस तरह कभी देखा तक नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो नींद में था। पहले तो मैं कुछ देर तक फ्रेश होता रहा और जब मैंने अपना पूरा काम निपटा दिया और वापस से रास्ते पर पहुंचा तो वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था और बड़ी ही हैरानी के साथ अपना मुंह बंद करके उसको मैं ढूंढने लगा, लेकिन अब उसका कोई ठिकाना ना था और मेरी आंखें उस घोर अंधेरे में उसे ढूंढ पाने में नाकाम नजर आ रही थी। तभी मैंने राहुल को आवाज़ लगाई, अरे भाई कहाँ पर है तू? लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरा फ़ोन इस वक्त मेरी जेब में था जो अभी भी स्विच ऑफ था। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं राहुल को फ़ोन कर लेता हूँ। लिहाजा मैंने वही किया और मैंने अपना फ़ोन निकाला। सबसे पहले मैंने उसे ऑन किया और फिर जब मेरी नज़र टाइम पर गई तब मेरी आंखें फटे की फटे रह गईं, जो कि इस दौरान जब मैं समय देख रहा था तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी तक सिर्फ रात के 2 बजे होंगे। मुझे हल्का हल्का भय सताने लगा। तभी मैंने राहुल को फ़ोन किया तो पहली बार में तो राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन जब मैंने दूसरी बार उसे फ़ोन किया तो फ़ोन उठाते ही उसने बताया कि वो अभी तक सो रहा है। और दोस्तों, राहुल की ये बात सुनकर मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल अभी भी मेरे साथ नहीं है। मैं अपना सर पकड़कर वहीं रास्ते पर बैठ गया। तभी मैंने राहुल को तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचने को कहा जिस जगह पर मैं मौजूद था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था और उसे भी जोरों की नींद आ रही थी। मगर मौका मिलते ही मैंने उसे सारी बात बताई कि किस तरह मैं एक काली ताकत के शिकंजे में फंस चुका हूँ और अगर वो सही समय पर नहीं पहुँच पाया तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। शायद राहुल को उस वक्त मेरी फिक्र थी तो वो तुरंत ही अपना मुंह धोते हुए मेरी तरफ चल पड़ा होगा, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ मैं डर के मारे पूरा हिल रहा था और मुझे विश्वास था कि अगर मैंने अपने घर की तरफ जाने की हिम्मत की तो कोई ना कोई दुविधा मेरे सामने अवश्य ही खड़ी हो जाएगी, जिस कारण मैं बिना कुछ सोचे समझे
ग्राउंड की तरफ ही चल दिया। इस जगह से ग्राउंड की दूरी काफी कम थी, जिस कारण मैं ग्राउंड में आसानी से पहुंच सकता था। मैं अपने कदमों को तेज तेज चलाते हुए ग्राउंड की तरफ अभी चल ही रहा था कि मेरे सामने की तरफ मैं एक ऐसे दिल दहला देने वाले नज़ारे को देखकर सहम गया, जिसे कमजोर दिल वाला इंसान देखने के बाद अपने प्राण गंवा बैठे, क्योंकि मैंने पाया कि मेरे सामने राहुल का बहरूपिया खड़ा था और उसके अंदर डरावनी बात तो ये थी कि उसका पूरा का पूरा सर खून से सना हुआ था और उसकी खोपड़ी बीच से फटी हुई थी और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मेरे दांत आपस में टकराने लगे, क्योंकि अब मेरे दिल में डर के अलावा कुछ और था ही नहीं। हद तो तब हो गई जब उस बहरूपिये की आंखों से सफेद सफेद धुआं निकलने लगा। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला था। क्या आज मैं अपनी मौत का दृश्य देखने वाला था या फिर कुछ और। मैं बिना हिले डुले ही उस रास्ते के बीचों बीच खड़ा रहा। मेरे हाथों में एक सनसनी मच चुकी थी। मैं अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे हटा रहा था और दूसरी तरफ वो नकली राहुल भी अपने भयानक बदन को मेरी तरफ बढ़ाने लगा और अब धीरे धीरे उस बहरूपिये के शरीर में तब्दील देखने को मिली। इस बार वो किसी डैन के रूप में बदल चुका था और उसके खुले और बिखरे हुए बाल बड़े खौफनाक लग रहे थे। हाथ और पैर फूलने की वजह से अब मेरी ताकत भी खत्म होने लगी। फिर मैं बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे कुछ दोस्त लोग मेरे अगल बगल में खड़े थे और वो सभी मुझे ग्राउंड तक लेकर पहुंच गए। उस दिन मैं अपनी जान तो बचा पाया, लेकिन एक खौफनाक किस्से ने मेरे दिल में एक गड्ढा सा बना दिया। दोस्तों, मैं उस दौर को कभी नहीं भूल पाया, क्योंकि इस भयानक हादसे में कहीं ना कहीं मुझे बैकफुट पर धकेल दिया था। और इस डैन के बारे में जब चर्चा की गई तब जाकर मुझे पता चला कि सालों पहले इस सड़क के किनारे एक औरत को दफनाया गया था और उस औरत की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई। किसी दिन रास्ते से गुजरते वक्त मैंने या तो उसकी लाश पर टॉयलेट किया था या फिर किसी गंदी चीज उसके ऊपर फेंकने की वजह से उसकी आत्मा मेरे पीछे पड़ गई थी। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद मैं सबसे पहले उस स्थान पर गया और वहाँ की मिट्टी को पानी से साफ करने के बाद मैंने माफ़ी मांगी। और उस दिन के बाद कभी भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ और न ही किसी बुरी आत्मा के मुझे दर्शन हुए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।